10,000 पटाखा हाउस चोर। एक गांव में संतोष नाम का एक बड़ा ही सन के आदमी रहता था। उसे पटाखे बड़े प्यारे थे। जब देखो तब नए नए पटाखे खरीद कर वो लाता था। उसकी बीवी शांता भी उसके इस आदत से परेशान थी। उफ, घर ना हुआ पटाखों का कारखाना हो गया। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पटाखे ही पटाखे हैं। अब तो उसकी गंध से ही सिर दुखने लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने लिए एक अलग घर बनवा लो, और वो भी पटाखों का। क्या भगवान, सुबह शाम बस मुझे और मेरे पटाखे को कोसती रहती हो। वैसे तुमने सही कहा, मैं एक ऐसा घर जरूर बनाऊंगा। उसकी बात सुन शांता अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और संतोष सच में अपने आंगन में एक आउट हाउस जैसा एक छोटा सा घर बनाता है। ओह, ये क्या है? बाहर से पूरा लाल डिब्बा लग रहा है। कितनी सारी लड़ियां लगाई है 10,000 पटाखों की। इतना खर्चा तो कभी मुझ पे भी नहीं किया। पूरे गांव में उसके इस पटाखे वाले घर की चर्चा होने लगती है। धीरे धीरे सारे लोग उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। मंगलू नाम का लड़का कहता है, अरे क्या तुमने सुना? तू बोलेगा तो सुनूंगा ना भाई। हाँ तो सुन, पास के गांव के संतोष ने अपने ही आंगन में एक 10,000 पटाखों वाला घर बनाया है। जरा सोच, उस घर के अंदर कितना माल होगा चुराने लायक, जहाँ पटाखों से उस घर को सेफ रखा हो। हाँ यार, जरूर उस घर में कीमती चीजें होंगी। क्या कहते हैं, चलकर हाथ साफ कर ले। भाई तू पहले ये बीड़ी बिना बंद कर, किसी दिन जान चली जाएगी तेरी। और दूसरी बात, चोरी करने के लिए ही तो मैंने ये बात तुझे बताई है। मंगलू और जंगलू दोनों दोस्त बड़े ही शातिर चोर थे। उनकी नजर संतोष के पटाखों वाले घर पर पड़ी। ये सोचकर कि वहां चुराने लायक धन होगा, दोनों पहुंच गए संतोष के स्पेशल घर पर। मंगलू कहता है, अरे यहाँ तो कोई ताला नहीं लगाया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे भाई, ये 10,000 पटाखों वाला घर है, इसे किसी और सुरक्षा की क्या जरूरत है? चलो अब अंदर। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय अलग अलग पटाखों के। भाई जरा दिमाग से काम ले, कोई अपना धन ऐसे खुले में छोड़ेगा क्या? जरा ढूंढ यहाँ वहाँ, तब तक मैं भी सोचता हूँ कुछ। जंगलू को सोचने के लिए बीड़ी की जरूरत पड़ती है और वो अपने आदत से मजबूर बीड़ी जलाता है और माचिस की तीली ऐसे ही फेंक देता है। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। मंगलू की आवाज सुन उसके दिमाग की बत्ती जलती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पटाखों में आग लग चुकी थी और सारा घर पटाखों की आवाजों से गूंजने और चमकने लगा। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया? शांता उठो, देखो। चलो जी, जल्दी गाँव वालों को बुलाकर लेके आते हैं। आग बुझाने में मदद मिलेगी। सब मिलकर जैसे तैसे आग बुझाते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे ये तो मंगलू और जंगलू है, ये तो दोनों नामी चोर है और इनके सर पे इनाम भी है। अच्छा हुआ, पकड़ में आ गए। पुलिस को बुलाते हैं अभी। संतोष के 10,000 पटाखों वाले घर की वजह से वो दोनों नामी चोर पकड़े जाते हैं और संतोष को पकड़वाने के लिए इनाम भी मिलता है। जादुई चेहरा। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कमलाकर और दामिनी नाम के 2 भाई बहन रहते थे। उन दोनों के बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर जाते हैं। कमलाकर बड़ा होने के कारण वो दामिनी का बहुत ख्याल रखता था। दामिनी भी बड़ी हो चुकी थी और कमलाकर उसकी शादी करने के लिए लड़के वालों को घर पर देखने बुलाता है। लेकिन दामिनी काली होने के कारण लड़के वाले उसे नापसंद करते हैं और शादी से मना कर देते हैं। दामिनी इस बात से बहुत नाराज होती है और रोने लगती है। कमलाकर उससे कहता है, अरे ऐसे नहीं रोते मेरी प्यारी बहना, रोने से क्या होगा? पता नहीं भैया, लेकिन मैं यहाँ पर बोझ बनी बैठी हुई हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे कालेपन की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था और ना ही कोई मुझसे खेलता था। और अब बड़ी होने के बाद मुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता है।
नहीं मेरी प्यारी बहना, ऐसे परेशान मत हो। देखना, एक दिन तुम्हें कोई राजकुमार ही लेने आएगा। क्या भैया, आप भी कोई परी की कहानी सुना रहे हो क्या आप मुझे? ऐसा कहकर दामिनी पानी का मटका लेकर पानी भरने निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चलती रहती है, जिसकी वजह से वो कुएं पर जाना तो जंगल में चलती जाती है। लेकिन थोड़ी देर में ही उसके ध्यान में आ जाता है और उसे समझ जाता है कि वो जंगल आ गई। वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या! मैं इतना सोच में डूब गई कि कुएं पर जाना तो चलते चलते जंगल चली आई। बाप रे, जल्दी वापस जाती हूँ वरना भैया परेशान हो जाएंगे। ये सोचकर दामिनी वापस घर आने के लिए मुड़ती है कि तभी उसे जंगल में एक जगह पर हिरन जख्मी हालत में दिखता है। दामिनी उसके पास जाती है और कुछ जड़ी बूटी लेकर उसके जख्म पर मरहम पट्टी करती है और उसे बड़े प्यार से सहलाती है। इससे वो हिरन ठीक होता है। वो हिरन उससे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम नहीं होती और मैं ऐसा ही तड़पता हुआ यहाँ पड़ा होता तो शायद कोई जंगली जानवर मुझे आकर खा लिया होता। अरे आप तो बात भी कर सकते हो, ये तो जादू से कम नहीं है। ऐसा कह सकती हो बेटा, तुमने मेरी मदद की। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पानी भरने कुएं पर जा रही थी, लेकिन अपनी ही परेशानी में मैं चलते चलते जंगल तक आ पहुंची। परेशानी? वो कैसी? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा ये काला रंग ही मेरी परेशानी है। तो क्या आप मुझे गोरा कर देंगे? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा, तुम पानी लेने आई थी तो उस सामने वाले तालाब से लेती जाओ, वहाँ का पानी बहुत मीठा है। हिरन के ऐसा कहने पर दामिनी तालाब के किनारे जाती है। तभी हिरन पीछे से आकर उसे जोर से धक्का मारता है। दामिनी उस तालाब में गिर जाती है। वो पूरी गीली हो जाती है और बाहर आकर कहती है, अरे ये क्या किया हिरन तुमने? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे पूरा भिगो दिया और कपड़े भी गंदे कर दिए। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो घर जाकर आईने में देखो। दामिनी मटके में पानी भरकर घर चली जाती है, लेकिन घर जाते वक्त सारे गांव वाले उसे बड़े हैरानी से देखते रहते हैं। दामिनी को यह समझ नहीं आता कि सारे लोग उसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने जाती है, वो देखती है कि वो बहुत गोरी और पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी है। वो कहती है, अरे बाप रे, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हुई? तभी कमलाकर वहां आता है। दामिनी उसके सामने जाती है, वो भी उसे देखता ही रहता है। दामिनी कहती है, देखो भैया, मैं गोरी हो चुकी हूँ, देखो। सिर्फ गोरी नहीं बहना, सुंदर भी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दामिनी उसे सारी बात बता देती है। दामिनी के खूबसूरती के किस्से सारे आसपास के गांव में फैल जाते हैं और एक दिन कमलाकर के कहे मुताबिक पास ही के एक राज्य से एक राजकुमार आता है और उसका दामिनी के साथ विवाह हो जाता है।